इसको आप जो है स्प्रेडशीट के नाम से भी आप इसको बुला सकते हैं। स्प्रेडशीट के नाम से भी ये जाना जाता है। जनरली इसका जो यूज है वो यूज फॉर कैलकुलेशन, यूजिंग फॉर्मूला। बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कैलकुलेशन इन द सेंस मतलब कि किसी भी तरह के डेटा वाला जो कैलकुलेशन होता है कि हमारे पास अगर लाखों करोड़ों के डेटा है तो हम इजीली उनमें से कुछ चीज़ों को काउंट कर सकते हैं कि कौन सा क्या कितने नंबर है, कौन क्या कितना है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। प्लस किसी का अगर मुझे परसेंटेज निकालना हुआ, किसी का हमें रैंकिंग करना हुआ, प्लस इन सबके साथ साथ अगर उनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना हुआ, मतलब जैसे आप लोगों ने चार्ट के बारे में पढ़ा था, अगर चार्ट के रूप में उन डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा तो भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो भी चॉइस बेस्ड। चॉइस बेस्ड का मतलब कि अगर हमारे पास 10 कॉलम्स हैं, 10 फील्ड्स हैं और उनमें से जब हम चाहें उस चार्ट में जो फील्ड चाहें सिर्फ वही फील्ड डिस्प्ले हो। मतलब अगर हम चाहते हैं कि सपोज कि नेम, क्लास, एज, 4 चीज़ें हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे चार्ट में सिर्फ और सिर्फ नेम और क्लास का डेटा दिखे, एज ना दिखे। नेम और एज का डेटा दिखे, क्लास का ना दिखे। मार्क्स भी है तो नेम दिखे, क्लास दिखे, मार्क्स दिखे, एज ना दिखे। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आपका यही काम सेम क्या होता है, किसमें होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में भी आपका यही होता है। बस यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैल्क के नाम से, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस नाम से हम जानते हैं, एक्सेल के नाम से। अब कैल्क, यहाँ पे कैल्क का जो मतलब है वो कैलकुलेशन से ही लिया गया है। और इसको ओपन करने की अगर बात करें तो ओपन करने का तरीका शायद मैंने पहले भी बताया होगा। स्टार्ट पर जाते हैं और कहाँ पर जाएंगे, लिब्रे ऑफिस में जाएंगे। लिब्रे ऑफिस में जाने के बाद किस में जाएंगे, आप देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क कहाँ पर लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क कहाँ लिखा हुआ है, और उसी पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सेम यही वर्क आपका किसमें है, एमएस ऑफिस में भी है। बस फर्क ये है कि वहां पर हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल कहाँ लिखा हुआ है, और उस पर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अगर इसी को हमें रन वाले के जरिए करना हो तो हमें क्या करना होगा, विंडोज के साथ क्या प्रेस करना है, आर, इसके बाद क्या ओपन होगा हमारा, रन। और इस रन वाली एरिया में अगर आपको कैल्क खोलना है, मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो हमें क्या टाइप करना होगा, एस कैल्क, CALC टाइप करेंगे तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। एस कैल्क टाइप करेंगे तो हमारा क्या ओपन हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको एक्सेल करना है तो एक्सेल के लिए सीधा एक्सेल ही, तो दोनों जिनके सिस्टम में होगा एक्सेल भी खुल जाएगा, जिनके सिस्टम में दोनों सॉफ्टवेयर होगा, दोनों से जो नहीं होगा वो बताएगा नॉट फाउंड। जाहिर सी बात, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो रन कैसे कराएगा। लेकिन जब आपके सिस्टम में होगा तो एक्सेल खोलना होगा तो विंडोज आर EXCL लिख लीजिए। अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करना है तो एस कैल्क लिख लीजिए, आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, जो फाइल आप क्रिएट करते हैं उसका अपना क्या होता है, जैसे अगर हम पूछे आप लोगों से पिछले सॉफ्टवेयर में लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल्स आपकी क्रिएट होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस क्या बोल रहे हैं, एक्सेल बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं, राइटर। और पीछे जाए, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, नोटपैड का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। राइटर का भी नहीं आता, ODT बताया था। उसी तरह से इसमें इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .ODS होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और इसमें एक्सेल में जो होता है वो क्या होता है, .XLS, और एक एक्सटेंशन होता है .XLS टेक्स्ट। अब जो XLS वाला होता है वो 2003 तक के वर्जन का होता है, एमएस ऑफिस 2003 तक का जो वर्जन आया, उसके बाद जितने भी वर्जन आए उनके क्या होते हैं, आपके
2007 और एवं या 2003 से एवं भी कह सकते हो आप। इनके जितने भी आए उन सभी के एक्सटेंशन क्या होते हैं, डॉट एक्सएलएस एक्स होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। इसमें टेबल चार्ट सब हम ले सकते हैं, लेकिन मेनली आपका जो जाना जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से ही लिया जाता है। आप लोगों की किताब में जो चैप्टर का नाम होगा वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कुछ लिखा होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क डायरेक्टली नहीं लिखा होगा। एलिमेंट्स ऑफ लिब्रे स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीट या इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट ऐसा करके लिखा होता है। तो जब भी स्प्रेडशीट आपका लिखा जाए या बोला जाए तो आप समझ जाइए कि किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेल या कैल्क की बात कर रहे हैं। दिख रहा नीचे? और ये आपकी रो हेडिंग है, लिख नहीं रहे हैं आप लोग?
1 2 3 आपका रो हेडिंग होता है, जो आपका इसमें 1 2 3 से रिप्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रो, या उसी को हम क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो आपका ABCD से रिप्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलम हेडिंग, और या वही कह सकते हैं आपको क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइंस, या वही क्या कहलाता है आपका कॉलम। तो जब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, सेल्स। और जब कई सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्कशीट। और जब आपका मतलब कई सारी वर्कशीट इकट्ठा हो जाती है तो क्या बन जाता है, आपका वर्कबुक बन जाता है। चाहे ऊपर से नीचे की तरफ, तो जैसे भी समझ में आए, अगर ऐसे ही क्वेश्चन करते हो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज वर्कबुक, तो आप ये कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। व्हाट इज वर्कशीट, वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। व्हाट इज सेल्स, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। व्हाट इज रो, रो इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, मींस जो आपका वन, ऐसे कह दीजिए जो 1 2 3 जिसके सामने लिखा होता है उसी को रो कहते हैं। कॉलम हेडिंग, कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल, जो ऊपर ऊपर लिखा खड़े खड़े में होता है 90 डिग्री पर, उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। या ऐसा भी कह सकते हैं जो ABCD से रिप्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। बस इस सिंगल लाइनर MCQ में आ जाते हैं। हम सीधा यहाँ ऑप्शंस नहीं बोल रहे, सीधा आंसर्स बोल रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वर्कबुक इज, वर्कशीट इज, सेल इज, ऐसे करके पूछेगा तो आप बता दीजिए। ये हो गया ये वाला, इधर वाला। अब इसके बाद जब आप लिब्रे ऑफिस या जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, जब आप उसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद एक स्ट्रक्चर आता है, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर का आप लोगों ने पढ़ा, टाइटल बार XYZ, वैसे इसका भी ओपन होता है। तो कुछ चीजें आपकी इसमें डिफरेंट होती हैं, बाकी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। टाइटल बार पहले भी था, यहाँ भी होगा। स्टैंडर्ड टूल बार पहले भी था, यहाँ भी होगा। स्टेटस बार पहले भी था, यहाँ भी होगा। स्क्रॉल बार पहले था, यहाँ भी होगा। रूलर बार पहले भी था, यहाँ भी होगा। बस कुछ चीजें यहाँ पर फर्क होंगी, और उतना ही फर्क होगा जितना कि इसके नाम में फर्क आया है, मतलब वर्किंग एरिया में केवल फर्क होगा। जब आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपका कुछ इस तरह का एक ऐसे ही मतलब विंडो आपके सामने ओपन होता है। और इस विंडो में सबसे ऊपर जो आपका होता है जानते ही, फिर आपका एक मेनू बार वाला होता है, फिर एक थोड़ी सी चौड़ी सी पट्टी होती है, ऐसे तो होता है। फिर एक आपका यहाँ पर एक ऐसे एरिया बना होगा, फिर ऐसे कुछ बना होगा, और फिर ऐसे कुछ करके यहाँ पे बना होता है। यहाँ पर आपका लिखा होगा अनटाइटल्ड, लिखा होगा अनटाइटल्ड 1 ही लिखा होगा शायद। और बगल में यहाँ क्या लिखा होगा, लिब्रे ऑफिस क्या, कैल्क। फिर यहाँ पे आपका ऐसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला होगा। यहाँ पे फाइल एडिट समथिंग ऐसे करके लिखा होगा। यहाँ पे अलग अलग आपके क्या होंगे, टूल्स होंगे। यहाँ पे आपका एफेक्ट्स करके लिखा होगा, इंटर करो, इंटर करो, होगा, इंटर करो। आया, अनटाइटल ऐसे करके आया। हाँ, यहाँ पे आपका एफेक्ट्स लिखा होगा, उसके बाद में यहाँ पे एफेक्ट्स कहीं लिखा होगा, इधर लिखा है, इधर लिखा, कहीं भी लिखा होगा, एफेक्ट्स लिखा होगा। यहाँ पे ऐसे कुछ करके बना होगा। और नीचे इसके बाद यहाँ पर एक ऐसे, इस तरह से, और इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है। और ऐसे करके ये जा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, ABCD करके लिखा होगा, सो ऑन, ऐसे 1 2 3 करके लिखा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से बना हुआ है। और राइट साइड में आपका यहाँ पे ऐसे एरो बना होगा, और यहाँ पर ऐसे एक चौड़ा सा एरिया होगा, इसमें ऐसे साइड पैनल जिसको आप बोलते हैं। और स्क्रॉल बार भी होगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार भी होगा, ये आ जाएगा। वो खाली उसी सिस्टम पे, तुम दूसरे सिस्टम बैठ जाया करो, वो खाली उसी पर है। वो असल में किसी ने सेट कर दिया, हम अभी कभी इस पर बैठ नहीं पा रहे। तो ये आपका इस तरह से ऐसे कुछ आता है। और सबसे नीचे आपका क्या है, स्क्रॉल बार सबसे नीचे भी है, यहाँ पर है ना, ऐसे करके बना हुआ है। और इसके बाद आपका क्या है, नीचे प्लस माइनस ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है आगे पीछे जाने के लिए, ऐसे 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 बना हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस करके लिखा होगा, और सीट 1 लिखा होगा, प्लस लिखा है। और फिर क्या लिखा हुआ है, सीट 1 लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे करके आ गया आपका।
और इसके बाद पूरी रो ये क्या होगी, खाली होगी। और इसके नीचे आपको वो टूल बार वाले पट्टी दिख रहे होंगे, किसी में दिख रहा होगा, किसी में नहीं दिख रहा होगा, तो खैर उससे हमारा बहुत मतलब नहीं है, हम सीधा ये वाला बना रहे हैं। और सबसे नीचे लैंग्वेज वगैरह लिखा होगा, लाइन 1 सेल 1 ऐसा कुछ करके लिखा होगा, तो जो भी खैर हो। अब इसमें हमें ऊपर वाले बार को नहीं बताना है कि क्या कहते हैं, मेनू बार को नहीं बताना है क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार को नहीं बताना है क्या कहते हैं। नया जहां से आया यहाँ से आया, नया यहीं से तो है, ये पहले नहीं था, यहाँ पर आया है। तो इस वाले को जो आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोगों के सामने पहले से ए लिख के आ रहा होगा, A1 लिख के आ रहा है, और इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि आपका ये सेल सेलेक्ट होगा पहले से। ठीक, इस सेल का कॉलम नंबर क्या है, ए, कॉलम नंबर बताओ, कॉलम मतलब कॉलम लेटर क्या है, रो नंबर क्या है, तो इस सेल का एड्रेस क्या लिखा हुआ है। ठीक, मतलब ये क्या बता रहा है, नेम बता रहा है, किसका, जिस सेल में हम हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर सेल का एड्रेस क्या होता है, विजिबल होता है। तो आप कह सकते हैं नेम बॉक्स में क्या होता है, एड्रेस ऑफ सेल या सेल एड्रेस, जो भी लिख रहे हैं, क्या होता है, सेल का एड्रेस होता है। इसके ठीक बाद यहाँ पर जनरली इस बार को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार कहते हैं। क्या कहते हैं, जो fx के सामने वाला खाली जगह है उसे आप क्या कहेंगे, फॉर्मूला बार कहेंगे। फॉर्मूला बार में क्या होता है कि अगर इक्वल के साथ लिखा जाएगा, मतलब अगर इस सेल में बराबर समथिंग करके हम लिखेंगे तो यहाँ बराबर समथिंग करके दिखाएगा, और यहाँ पे उसका क्या दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन अगर आप विदाउट इक्वल साइन लिखते हैं, तो अगर सपोज मान लो अनुराग यहाँ लिखा तो अनुराग यहाँ भी दिखेगा, अनुराग यहाँ भी। मतलब अगर इक्वल के साथ लिखा रहेगा तो फॉर्मूला बार में सेल में लगा हुआ फॉर्मूला दिखाएगा, और बिना इक्वल साइन के साथ लिखा होगा तो जो सेल में कंटेंट होगा वही कंटेंट ही क्या होगा वहां पर दिखाएगा। तो इस सेल के कंटेंट को चाहे आप यहाँ से एडिट करें और चाहे आप यहाँ से एडिट करें, मतलब सेल के कंटेंट को भी दिखाता है प्लस सेल में लगे हुए फॉर्मूले को भी दिखाता है। इसके बाद ABCD वाले को तो मैंने बता ही दिया था कि क्या कहते हैं, कॉलम हेडिंग कहते हैं। 1 2 3 वाले को मैंने बता ही दिया था कि क्या कहते हैं, रो हेडिंग कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेल को भी मैंने बता दिया था, सॉरी रो सेल को भी बता दिया था क्या कहते हैं, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल। तो ये सब जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है भाई, इंटरसेक्शन। देखिए ये आपका क्या है, कॉलम है, ये आपका क्या है, रो है। यहाँ पे काटा तभी तो बना, अगर ये इधर, अगर ये ऐसे रो जा रही है और कॉलम ऐसे निकल गई होती, या कुछ ऐसे होता कि कॉलम ऐसे निकल रही है, तो क्या कभी सेल बन पाता। लेकिन जब ये रो और कॉलम एक दूसरे को जैसे क्या किए, इंटरसेक्ट किए, तुरंत यहाँ क्या बन गया, सेल बन गया। इसी वजह से यहाँ बोला गया कि सेल आपको क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। राइट साइड में जो ये वाला एरिया है, दिख रहा हो ना दिख रहा हो, लेकिन साइड बार होता है। और ये वाला क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। और इस वाले को आप जानते ही हैं, कौन सा स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये अप डाउन करने का ऑप्शन होता है, इसे आप क्या कहते हो, स्टेटस बार कहते हैं, जो सब में था। और इसे आप क्या कहते हैं, जूम स्लाइडर, क्या कहते हैं, जूम स्लाइडर, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम अभी वहीं बता दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या होता है, सीट आपकी खुल के आती है, जो सीट आपने खोला है उस सीट का नंबर लिख के आ रहा है और नाम लिख के आ रहा है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट खुलती है, बाय डिफॉल्ट ओपन नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ ओपन सीट, नंबर ऑफ ओपन सीट कितनी होती है आपका, एक होता है। उसका नाम क्या होता है, सीट 1 होता है। ऐसे ही अगर आप न्यू, ये प्लस वाला क्या होता है, न्यू सीट करके ऑप्शन होता है, इसका क्या होता है, मतलब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक और पेज आ जाएगा आपका। अब इस पेज में तमाम नंबर ऑफ सेल्स हैं, ऐसे दूसरा एक सीट 2 आ जाएगा, सीट 3 आ जाएगा। ऐसे ही बार बार आप करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली सिक्वेंसली उनका नाम क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चला, मतलब सीट 1 पहला तो सीट 2 दूसरा, सीट 3 तीसरा, ऐसे करके आता चला जाएगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1। उस पूछ लिया उसका नाम क्या होता है, सीट 1। अगर पूछ लिया कि लिब्रे सॉरी MS एक्सेल में, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी सीट ओपन होती हैं,
सेम ही रहेगा, तो क्या बताएंगे आप? 3। सेम मतलब इस सेंटेंस पूरा सेम है, ये खाली 1 को हटा करके कितनी सीट? 3 बताएंगे। और उनके जो नाम क्रमशः होते हैं, सिक्वेंसली होते हैं, वो क्या होते हैं? सीट 1, सीट 2, सीट, मतलब उसमें भी आपका ऐसे आता है, उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट खुल के आती हैं, और इसमें कितना खुल के आता है? 1। जनरली रिक्वायरमेंट हमको एक ही की होती है, तो इस तरह से 1 खुल के आता है। यहाँ पर उन्होंने 3 का सेट रखा हुआ है, तो वो उनके अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज, एक वर्कबुक में एटलीस्ट कितनी सीट होनी जरूरी है? 1। भाई अगर आपकी कॉपी है, आपकी किताब है, उस किताबों में, उस कॉपियों में कितने पन्ने होने जरूरी? कम से कम एक कॉपी में कितना पन्ना होगा तब मानेंगे कॉपी? कम से कम एक पन्ना होगा, एक पेज होगा, तभी तो मानेंगे कॉपी, अदरवाइज नहीं होगा तो आप कॉपी कहोगे नहीं। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट है ना, तो 2 होना चाहिए ना कम से कम। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट मतलब कि उसमें नंबर ऑफ चीजें आ सकती, नंबर ऑफ वर्कशीट्स आ सकते हैं। मिनिमम की बात अगर करें कि एटलीस्ट कितना होगा? 1 होगा। मतलब सबसे कम से कम कितना होगा? 1 होगा। मतलब 1 तो लोवेस्ट है, बिना 1 के तो काम ही नहीं कर पाएंगे। और नंबर की बात करें तो जो वर्कबुक कहलाता है, क्योंकि हमने वर्कबुक्स, अगर वर्कबुक बोलेंगे तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कह दें, तो सेंटेंस का फर्क है, लेकिन मीनिंग वही कि वर्कबुक मतलब क्या? जैसे मान लीजिए बुक, अब बुक अगर आप कहते हो तो बुक में क्या कहते हो आप? एक पर एक पेज की किताब तो बनती नहीं। तो जब भी बुक होता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ। लेकिन जब किताब में कहते हैं कि एक किताब में कम से कम कितने पन्ने होने चाहिए, तो आप क्या कहोगे? या कम से कम कितने पेज होगा, तो आप कह दो, मान सकते हो कि बुक है कितना? 1। तो वो 1 वाला मिनिमम क्राइटेरिया वहां पर लिखा गया। बाकी जैसे मान लीजिए साल में आपको काम करने हैं, 12 महीने होते हैं, महीने महीने का रिपोर्ट बनाना है, तो आप बार बार एक्सेल थोड़ी ना खोलोगे। आप एक बार एक्सेल खोले, सीट 1 जनवरी का हो गया, रिनेम कर लिया इसको। हाँ, ये भी पूछा जाता है, ऐसे जवाब आपको दिया जाएगा कि एक्सेल में या कैल्क में बाय डिफॉल्ट एक सीट खुलती है जिसका नाम सीट 1 होता है, क्या इसको हम रिनेम कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमने रिनेम नहीं किया होगा तो हम कहेंगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से लिख के आता है। लेकिन हम इसका नाम बदल सकते हैं। मतलब अगर पूछा, ऐसा स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ सही और गलत में पूछ रहा है, तो आप कह देंगे नहीं, इसको हम रिनेम कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल हो और चाहे वो क्या हो आपका कैल्क। ठीक है, अब इसमें जो नोट करना हो कर लीजिए। ये फॉर्मूला नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, और क्या था, जूम स्लाइडर हो ही गया था। ये आपका प्रीवियस सीट, नेक्स्ट सीट, ऐसे सेल में इधर उधर जाने के लिए आपका ऑप्शन होता है। बस ये इस एरिया को हम सीट टैब एरिया कह सकते हैं। जो सीट 1 सीट 2 जहां लिख के आ रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? सीट टैब एरिया कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ नंबर ऑफ सीट जो लिख के आती है उनका ऑप्शन बन के आ रहा है। और अगर इसमें पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में खुलने वाली बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? अनटाइटल्ड 1 होता है। और एक्सेल में अगर पूछा गया कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नेम किसका? फाइल का, तो क्या बताएंगे आप? बुक 1। क्या बताएंगे? बुक 1। एक्सटेंशन आप जान ही रहे हैं, .xls। ये वाला नोट कर लिया था, ये वाला, ये वाला नहीं किया? अगर पूछ लिया कि एड्रेस ऑफ सेल या सेल का एड्रेस निम्न में से किस बॉक्स में दिखता है, तो किसमें दिखेगा? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहां पाया जाता है? नेम बॉक्स कहां रहता है? अब ऐसे पूछ लिया कि नेम बॉक्स कहां रहता है, या नेम बॉक्स इज लोकेटेड एट। ठीक है, और मेनू बार के नीचे तो नहीं है, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे कह सकते हो आप, लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे तो तमाम सारी चीजें हैं ना। फॉर्मूला कहाँ? नीचे नहीं,
जस्ट बिफोर द फॉर्मूला बार। भाई देखो ये फॉर्मूला बार यही तो है, ये फॉर्मूला बार यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके पहले का एरिया क्या है, नेम बॉक्स होता है। अब जनरली जो भी आपको चीजें दिख रही हैं उसी को वो लोग क्या करते हैं पेपर में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते सब है, लेकिन बस अगर पूछे तो फिलहाल ऑप्शन में लिखा होगा, अभी हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो आपको नहीं दिमाग में आ रहा है, लेकिन जब 4 ऑप्शन लिखा होगा उसमें जो जो आपने बोले हैं वो सारे लिखे होंगे। तो उसमें से एक ऑप्शन आपका ये लिखा होगा जस्ट बिफोर द फॉर्मूला बार। तो अगर पूछा गया कि नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है तो आप कहेंगे फॉर्मूला बार के ठीक पहले। अगर पूछ लिया फॉर्मूला बार कहाँ होता है तो आफ्टर द नेम बॉक्स। और जो ये डाउन एरो करके यहाँ फॉर्मूला बार बना हुआ है ना, इसे आप कहोगे एक्सपैंड फॉर्मूला बार, या वहां देखो क्या लिखा हुआ है, वैसे तो एक्सपैंड ही लिखा होता है कैलको एक्सेल वगैरह में, माउस ले जाओ और छोड़ दो, तो लिखा ना वही एक्सपैंड फॉर्मूला बार। मतलब उस डाउन एरो का मतलब क्या होता है, जैसे अभी क्या हो रहा है कि आपको एक सिंगल लाइन में ही दिख रहा है, अगर आपकी फॉर्मूले बहुत बड़े हो गए तो क्या कर सकते हैं कि आप पूरे मैटर को देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा नहीं हाइट बढ़ जाएगी, चौड़ा तो है। ये सब क्वेश्चंस हैं, अभी तक कम से कम आपको मुझे लगता है 10 से 15 नंबर के एमसीक्यू बोल चुके हैं। जब से अभी स्टार्ट किया कैल्क का या एक्सेल का 10 से 15 नंबर का मिनिमम एमसीक्यू निकल चुका है मुझसे और आपके सामने आ चुका है। फाइल का नाम, एक्सटेंशन, कैसे खोलते हैं, कितनी सीट होती है, कितना सीट खुल के आता है, सीट का नाम क्या होता है, और रो हेडिंग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम हेडिंग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, नेम फॉर्मूला बार कहाँ पाया जाता है, नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है। बाकी कुछ चीजें तो छोड़ ही दिया कि एक्सटेंशन और क्या नाम है, मेनू बार से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। कोलैप्स तब लिखा होगा जब आपने उस पर क्लिक कर दिया होगा। अब क्योंकि कोलैप्स का मतलब अब कह रहा है कि उसको सिकोड़ दीजिए, और पहले जब था सिंगल लाइन में था तब कह रहा था कि क्या एक्सपैंड। तो कोलैप्स एक्सपैंड वही जो प्लस और माइनस वाला बन के आता है कई जगहों पर, चीजें बढ़ जाती हैं तो एक्सपैंड हो गया, और फिर से अगर उसे कॉम्प्रेस वैसे ही करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोलैप्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। हो गया। अब लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। लास्ट कॉलम हेडिंग, जैसे इस पहला कॉलम हेडिंग क्या है, किससे स्टार्ट हुआ, तो ऐसे लास्ट कॉलम हेडिंग भी होगा। तो जो लास्ट कॉलम हेडिंग होता है, यहाँ हम किनारे नोट कर रहे हैं, ऑनलाइन में देख लेंगे जो भी होंगे। लास्ट कॉलम हेडिंग जो होता है वो आपका है XFD। क्या है, XFD, लास्ट कॉलम हेडिंग XFD। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में, अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का हेडिंग क्या है, XFD है, ठीक है। अगर हम बात करें किसमें, एक्सेल, अब यहीं पर वो भी नोट कर लीजिएगा, लास्ट कॉलम हेडिंग इन एक्सेल, तो एक्सेल किसमें 2003 में क्या होता है आपका, IV होता है। क्या होता है, IV होता है। क्या लिख के आया जी, XFD नहीं, गलत हो गया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में XFD नहीं होगा, AMZ होगा, AMJ या AMZ होगा, एक मिनट, AMJ होगा। XFD इसमें है, तुम्हारा बताओ ना, ऐसा नहीं, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करो, राइट एरो प्रेस करो, AMJ है, XFD है लेकिन लेटेस्ट वर्जन में है।
तो जो लेटेस्ट, अभी उसमें भी नोट बोल दे रहे हैं, फिर से लिखिएगा। क्या बोला था? लास्ट कॉलम हेडिंग जनरली जो लिखिएगा, लास्ट कॉलम हेडिंग AMJ होता है। लास्ट कॉलम हेडिंग किसमें? कैल्क में AMJ होता है। जे ही था ना, जेड तो नहीं था, AMJ था, ठीक। और ये आपका पुराने वर्जन में है। अगर लेटेस्ट वर्जन है कोई तो उसमें क्या है? XFD है। तो ऐसा नोट कर लीजिएगा, ओल्ड और लेटेस्ट वर्जन ऐसा करके। जनरली आपके पेपर में अधिकतर यही पूछा जाता है, AMJ वाला ही। ये आपका ओल्ड वर्जन में और ये आपका किसमें है? लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? लिब्रे ऑफिस की। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में जो आपका होता है IV, क्या होता है? IV किसमें? एक्सेल 2003 में। और जो एक्सेल 2007 या उससे जो एबव आए हैं उनमें क्या होता है? XFD होता है। क्या होता है? XFD होता है। मतलब इसका और इसका क्या है? लेटेस्ट वाला सेम। क्योंकि पहले क्या था कि इतना नहीं बनाते थे, लास्ट में दोनों को सिमिलर करने के लिए इन्होंने अपने लेटेस्ट वर्जन में क्या कर दिया? उसको अपडेट कर दिया, ठीक। फिर ऐसे ही लिखिएगा, लास्ट रो हेडिंग, लास्ट रो हेडिंग in LibreOffice Calc, last row heading in LibreOffice Calc, LibreOffice Calc में अंतिम रो हेडिंग, अंतिम रो हेडिंग होता है 10,48,576, 10,48,576। लास्ट, सॉरी, रो हेडिंग, लास्ट रो हेडिंग तो इस तरह से अगर आप पूछा जाए कि अंतिम सेल का पता क्या होता है, तो अंतिम सेल का पता, अंतिम रो ये हो गया। अगर हम पूछें लिब्रे ऑफिस में AMJ 10,48,576, XFD 10,48,576, IV 10,48,576, XFD 10,48,576, अंतिम सेल का पता ऊपर लिख के दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्सेल 2003 की बात करें, किसमें? एक्सेल 2003 की बात करें तो उसमें आपका था 65,536 और 2007 में सेम है जितना ऊपर है, 10,39,576। अब ऐसे ही बोल दे रहे हैं, जैसे अगर नंबर ऑफ कॉलम पूछता है, जैसे अभी वहां तो कॉलम हेडिंग की बात हुई है ना, नंबर ऑफ कॉलम पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं संख्या में, 1 2 3 मतलब 250 210 15 कितना कैसे। AMJ वाला तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जिसमें XFD है उसमें आपका होना चाहिए 16,384, जिसमें XFD है कितना होगा? 16,384 कॉलम्स होते हैं। मतलब कॉलम ऐसे गिनेंगे जब तो XFD तक जाते जाते कितना हो जाएगा? 16,384 हो जाएगा। और जो IV वाला है, IV वाले में 256 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 256 कॉलम। AMJ का याद नहीं है, या AMJ का देखना पड़ेगा। XFD वाला क्योंकि एक्सेल की वजह से हमेशा याद रहता है, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स आपके होते हैं। वैसे तो अधिकतर XFD वाला ही पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। अंतिम कॉलम हेडिंग, पहला कॉलम नंबर जल्दी नहीं पूछा जाता, लेकिन आगे दिमाग में बता दिया। जूम देखो कितना जा रहा है, मिनिमम 20, मैक्सिमम कितना जा रहा है? 400 या 3 नहीं, 4 जाएगा। हाँ 4 जा रहा है।
नहीं 4 जाएगा, 399 387 है तो 4 ही जाएगा। ठीक 400 है, तो नोट कर लीजिएगा मिनिमम या मैक्सिमम, ऐसे मैक्सिमम करके लिखिएगा। मैक्सिमम क्या, जूम आउट कितना होता है आपका 20%, कितना 20%। मैक्सिमम जूम इन कितना होगा 400%, जबकि उसमें राइटर में कितना था, राइटर में कितना, हाँ 600 रहा होगा, 20 और 600, मतलब सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है आपका राइटर में होता है। हो गया ये, अब हो गया। अब अगला लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स क्लियर हो गया, सेल क्लियर हो गया, रो हेडिंग क्लियर हो गया, नंबर्स क्लियर हो गए, उनके रो के नंबर्स क्लियर हो गए, नेम बॉक्स वाला हो ही गया था, बाकी सब। अब बचा है ले देकर के एक चीज, फॉर्मूला। कि फॉर्मूला बार में जो मैंने बोला था कि फॉर्मूला बार क्या होता है कि इक्वल के साथ लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। मिटाएं इसको। तो फॉर्मूला को समझने से पहले, क्योंकि फॉर्मूला किसी को समझाने के लिए यूज करते हैं सब, तो इसमें किसको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें फंक्शंस बने होते हैं पहले से। क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जोड़ने का फंक्शन, मैक्सिमम का फंक्शन, घटाने का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन, सबके फॉर्मूले पहले से बने हुए हैं। तो यहाँ से शुरू होता है जो एक्सेल का मेन या कैल्क का जो मेन जान कह सकते हो आप, सोल है, वो आपका यही फंक्शन ही होता है। अगर ये हटा दिया जाए एक्सेल खत्म है। अब फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस को आप ये कह सकते हैं कि रेडीमेड फॉर्मूला, क्या कह सकते हैं, रेडीमेड फॉर्मूला। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, जनरली कोई भी फॉर्मूला होता है वो किसके साथ स्टार्ट होता है, भाई किसी भी फॉर्मूले में अधिकतर क्या आता है, क्या वो स्टार्ट ही होता है किसका, इक्वल। तो फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन। ठीक, मैंने वहां वही बोला था ना कि अगर फॉर्मूला बराबर किसी सेल में बराबर के साथ कोई कंटेंट लिखा होगा तो वहां फॉर्मूला दिखाएगा, अदरवाइज क्या दिखाएगा, सेल में लिखा हुआ कंटेंट दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे या सिंटैक्स लिखते हैं, सिंटैक्स मतलब प्रारूप क्या होगा। तो रेडीमेड की स्पेलिंग सही है, सिंटैक्स का क्या होता है, पहले क्या लिखा जाता है फॉर्मूला में, इक्वल लिखा जाएगा। अब हमको ये सब पढ़ने पड़ेंगे, फंक्शंस मतलब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल जो भी पढ़ेंगे हम लोग, तो कहने का मतलब जो हम लोग आगे समझेंगे वो चीज यहाँ लिखेंगे, मतलब कौन कौन से फंक्शन नहीं। तो बराबर लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, सेल का रेंज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल का रेंज, मतलब A1 B1 C1 D1 ऐसे करके लिखेंगे। तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूले का, फंक्शंस का ये क्या होता है, पैटर्न होता है। अब अगर एग्जांपल देखें इसी के हिसाब से, तो हम मान लो जोड़ने का लिखते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डेटा है, इनको जोड़ के रिजल्ट आप यहाँ चाहते हैं, तो रिजल्ट जहां चाहिए होगा आप उसी सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर इसका रिजल्ट यहाँ चाहिए तो इसी के नीचे फॉर्मूला लगाना मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका इन चारों सेल को जोड़ करके आप रिजल्ट इस कोने में चाहते हैं तो फॉर्मूला आप यहाँ लगाओ, जहां लगाओगे उसका रिजल्ट वहीं पर दिख जाएगा। तो पहले क्या लिखोगे आप, बराबर, क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो ऐड करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ने का फंक्शन क्या है, तो जोड़ने का फंक्शन हमारा इसमें क्या होता है, क्या होता है, सम। स्मॉल और कैपिटल चाहे जैसे लिखिए, सेल में आप फॉर्मूला लिखते समय चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, लेकिन फॉर्मूला बार में वह हमेशा कैपिटल ही दिखाई देगा, ये भी याद रखिएगा। मतलब
ऐसा अगर कोई कहता है कि क्या यह स्मॉल या के, तो चाहे जैसे लिखो वो एक्सेप्ट सब कर लेगा, लेकिन फॉर्मूला बार में हमेशा जो विजिबल होगा वो कैसे होगा, कैपिटल लेटर में ही होगा। सम, अब मुझे कहां से कहां तक का जोड़ना है, इस सेल से जोड़ना है ना, यहां देखिएगा इस सेल का पता क्या है, पहले कॉलम का पता क्या था ए, रो नंबर क्या था 1, तो आप क्या लिखोगे, पहले A1 लिखो, ठीक। कहा, अब जैसे जनरली देखा जाए तो फिर B1 को भी जोड़ना है, फिर C1 को, A2 को भी जोड़ना है, फिर B2 को भी जोड़ना है। तो ऐसे हम, चलो 4 सेल होता तो हम 4 कॉमा कॉमा करके लिख लेते, लेकिन 1000 होते तो कहां तक लिखते। तो हमें क्या करना है, हम रेंज ले लेते हैं, मतलब यहां से लेके कहां तक, अगर इस कोने को पकड़े उस कोने को पकड़े तो ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या A1 और इस सेल का एड्रेस क्या है B2, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे। लेकिन एक चीज हमने बोला, इस कोने से लेके उस कोने, मतलब से वाला कहां गया, से का जो सिंबल है वो क्या होता है आपका, मतलब इस सिंबल को, यहाँ पे सिंबल भी बड़ा मायने रखता है। ये सिंबल जो है ये क्या बताता है, इसमें रेंज को बताता है। किसे बताता है, रेंज को बताता है। अगर पूछा गया कि आपका एक्सेल में रेंज को बताने वाला सिंबल कौन सा होता है, तो ये सिंबल होता है, और इसका जो नाम होता है वो क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू सम A1 टू B2 ऐसा करके आप लिखेंगे। इसमें जो भी डेटा आएगा, क्योंकि इसमें कहीं आप देख नहीं रहे कि नंबर लिखा गया 2 + 4 + ऐसा नहीं लिखा गया, उनका पता लिखा गया। जैसे इस प्रीमाइसेस में आज हम हैं तो ये मेरे को डेडिकेट हो रहा है, कल को कोई और होगा तो उसको डेडिकेट हो जाएगा। मतलब एड्रेस वही है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू आएगी उसी के लिए क्या होगा, उस एड्रेस को कॉल करने पे उसमें होल्ड हुई वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी। तो यहां पर हम वही काम कर रहे हैं कि हम नंबर्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम किस पर काम कर रहे हैं, एड्रेस पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर इनकी वैल्यूज बदलती हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब इसीलिए इसका यूज अधिकतर किया जाता है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इसमें हो जाते हैं। अगर एक बार हमने स्ट्रक्चर बना दिया और किसी ने डेटा को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन अपना कंप्लीट हो जाता है। अब इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन वगैरह, ठीक है। अब इसमें चूंकि हमने बार बार यहाँ पे जिक्र किया किसका, अभी जिक्र हुआ सेल एड्रेस, तो सेल क्या होता है तो पता चल गया। सेल एड्रेस क्या होता है या सेल रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं। ये बीच वाला मिटा रहा है। फंक्शंस आगे बताए जाएंगे आपको। अगला आपका पॉइंट होता है कि व्हाट इज सेल रेफरेंस, क्या होता है। देखिए हमारे मुंह से निकला कि हम किस पर काम करते हैं, एड्रेस पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं, उनके रेफरेंसेस पर वर्क करते हैं। तो सेल रेफरेंस क्या होता है, एड्रेस ऑफ सेल, एड्रेस ऑफ सेल ही क्या कहलाता है आपका, सेल रेफरेंस कहलाता है। कितने टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, सेल रेफरेंस के आपके 3 टाइप होते हैं। पहला नंबर कुछ ऐसा नहीं है, खाली हम लोग बोल रहे हैं एब्सोल्यूट। फर्स्ट क्या हो गया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, और क्या होता है हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट देखिए इनके लिखने का पैटर्न ही खाली होता है। अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मतलब एब्सोल्यूट सेल एड्रेस लिखना है तो उसमें क्या होता है कि जो सेल एड्रेस, जो कॉलम हेडिंग होती है, जो रो हेडिंग होती है, उसके पहले डॉलर के साइन आ जाते हैं। किसका साइन आ जाता है, डॉलर का साइन। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ क्या लिखा A1, अब A1 को अगर एब्सोल्यूट में लिखना चाहते हो तो डॉलर लगा दो, किसके पहले, कॉलम हेडिंग के पहले। फिर मैंने क्या बोला, रो हेडिंग के पहले, तो पहले ये लिख दीजिए। ये किसका एग्जांपल हो गया। ऐसे ही अगर आप कहीं भी अगर इस तरह से लिखा होगा तो इसका मतलब वो किसका एग्जांपल है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब आप पूछ भी सकते हैं कि सर इसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि अगर जहां पर ये फॉर्मूला हमने लगाया, अगर उसको हम कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं किसी दूसरे सेल में, इसकी बड़ी खराब आदत होती है इसकी, कि अगर हम एब्सोल्यूट और इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। अपने अकॉर्डिंग वो लॉजिकली सही करता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए A1 B2 ये फॉर्मूला आपने कहीं लगाया, उस समय तो आपका ये सही रिजल्ट दे रहा था, आपने सोचा कहीं और भी अच्छा लाओ इसको, रिजल्ट को यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह देख लें। मतलब बॉटम कॉर्नर पे आप रखे थे, आपने कहा नहीं मुझे बगल में चाहिए, तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला उसी को कॉपी करके ले जाके वहां पेस्ट कर दो।
फटाक से इसका एड्रेस हो जाता है चेंज। कब? जब ऐसे लिखा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं भी पूरे इंटायर सीट में उसको एक बार लगाने के बाद कहीं भी ड्रैग करें या कॉपी करें तो आपका सेल एड्रेस वेरी ना करे, तो आप क्या करेंगे, किस सेल एड्रेस का यूज करेंगे? एब्सोल्यूट वाले की तरह आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। मतलब समझ में क्या आ रहा है इसमें कि डॉलर साइन क्या कर रहा है आपका? फिक्स कर रहा है। किसे फिक्स कर रहा है? रो और कॉलम को। अगर दोनों के पहले लगा भाई ये कॉलम ये रो हेडिंग है, क्योंकि सेल एड्रेस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? अगर देखा जाए तो सेल एड्रेस आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? कॉलम हेडिंग प्लस रो हेडिंग। भाई एड्रेस ऑफ सेल किससे हो रहा है? कॉलम हेडिंग और प्लस रो हेडिंग। पहले आप क्या लिखते हैं? कॉलम हेडिंग लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं आप? रो हेडिंग लिखते हैं। तो इसी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को फिक्स करने के लिए एब्सोल्यूट ने क्या कहा कि क्या लगा देना आप? डॉलर लगा देना। तो इससे आप पूरे मतलब 10,48,576 इंटू 16 इंटू 34 जो भी करके है उसका गुणा करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उन नंबर ऑफ सेल्स में किसी भी सेल में आप अगर ले जाकर कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमेशा वह एक्यूरेट रिजल्ट ही दिखाएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ड्रैग करें, कई सिचुएशन हम लोग जरूरत भी पड़ती है कि जैसे उस सिचुएशन में हजारों कैलकुलेशन करने हैं, राम का सारे नंबर्स ने यहाँ जोड़ लिया आपने, अब आप चाहते हैं नीचे श्याम वाला भी जुड़ जाए, फिर फॉर्मूला आपको टाइप ना करना पड़े, तो उस सिचुएशन में आप अपने सेल एड्रेस को कैसे लिखेंगे? रिलेटिव में लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर राम का यहाँ पे आपने रिजल्ट जोड़ा, अगला श्याम वाला है, अगर आप मैनुअली बार बार नहीं लगाना चाहते, चलो 2-3 सेल होगा तो बार बार लिख लोगे, हजारों लाखों होंगे तो कहां तक लिखेंगे? तो आप क्या होता है, हो जाता। तो आप उसके लिए क्या, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर तब इस सेल को आप कैसे लिखते हैं? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और यहाँ पर जब कॉर्नर को ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला यहाँ भी कॉपी हो जाता है। मतलब अगर इक्वल सम A1 टू B2 यहाँ लिखा आपने A1 टू B1, तो जब दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या होता है? A2 टू B2 हो जाता है, A3 टू B3। ऐसा किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव। अगर डॉलर साइन नहीं लगे रहेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप ड्रैग करेंगे तो रो नंबर वेरी कर जाएगा। भाई रो नंबर ही वेरी करता है। अब आप देखो ऐसे तो होता है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपका जो A1 लिखा होगा वहां पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे, मतलब ABCD ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका AB बन जाएगा, BC बन जाएगा, CD बन जाएगा, DE बन जाएगा। मतलब दोनों चीजें बदलने के लिए क्या होंगी? फ्री होंगी। किसमें? रिलेटिव। और नाम में ही रिलेटिव रिश्तेदारी निभाएगा, साफ साफ होगी। मिक्स, मिक्स में क्या होता है कि अगर कोई एक चीज आप फिक्स करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि केवल रो फिक्स कर लें, कॉलम बदल जाए, केवल कॉलम फिक्स कर लें, रो बदल जाए, तो उस सिचुएशन में आप केवल एक जगह डॉलर लगाते हैं, है कि नहीं? देखिए भाई इसमें क्या नहीं बदलेगा? रो नहीं बदलेगा लेकिन कॉलम वेरी कर सकता है। इसमें रो बदलेगा लेकिन कॉलम वेरी नहीं करेगा। इसमें कॉलम, हाँ रो बदलेगा लेकिन कॉलम वेरी। तो ये मिक्स का एग्जांपल हो गया, मतलब मिला जुला है, दोनों काम कर सकते हैं, एक को रिलेटिव एक को एब्सोल्यूट। यही तो हो रहा है भाई। कॉलम कैसा हो गया? एब्सोल्यूट। रो कैसा हो गया? रिलेटिव। रो कैसा हो गया? एब्सोल्यूट। कॉलम कैसा हो गया? रिलेटिव। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया? मतलब है सारे सेल एड्रेस ही, बस उन सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का ये 3 तरीके हमारे पास होते हैं। तो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, तरीकों को। अगर एक चीज और, जैसे जनरली हम लोग, जैसे मान लीजिए आपने लिखा A1 टू B2 लिख दिया, अब आप भूल गए, आपको लगा मुझे इसको लॉक करना है, सॉरी मतलब मुझे इसको क्या करना है, डॉलर साइन लगाना है इसको। तो उस सिचुएशन में आप इसको डॉलर साइन लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? F4। तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने पूरा लिख दिया, अब आप चाहते हैं इन सेल के आगे पीछे अपने आप क्या ऐड हो जाए? डॉलर साइन ऐड हो जाए। तो लगाने के बाद आप क्या प्रेस कर दीजिए? F4। क्या प्रेस कर दीजिए? इसको अधिकतर हम लोग यहाँ बोलते हैं क्या, सेल को क्या करना? लॉक करना, लॉक द सेल रेफरेंस।
अगर दोनों को, हाँ अगर दोनों को सेलेक्ट करके मान लीजिए पूरा लगा दिया रेंज वाला, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने से पहले F4 प्रेस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पूरा कन्वर्ट करके डॉलर डॉलर लग जाएगा, अपने आप उस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगर पूछा जाता है कि सेल एड्रेस को लॉक करना या रिलेटिव को पूरा एक साथ किस में चेंज करना, एब्सोल्यूट में चेंज करना हो, तो क्या प्रेस करेंगे हम? नोट कर लीजिए। कल जो है ओपन करा करके कल से फॉर्मूले बताना शुरू करें। जब फॉर्मूले तक पहुंच ही गए हम लोग, फंक्शन वगैरह, खाली फंक्शन लगाना, काम कराना क्या किससे होता है। यहाँ तक तो क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे, कितने तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में इनमें से कौन सा है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा सेल एड्रेस एब्सोल्यूट की तरह लिखा गया, इनमें से कौन सा सेल एड्रेस रिलेटिव की तरह लिखा गया, और इनमें से कौन सा सेल एड्रेस मिक्स्ड की तरह लिखा गया। कई बार ऐसा पूछ लेगा कि अगर हमको केवल कॉलम वेरी करना है, रो नहीं वेरी करना है, तो हम किस तरह के सेल रेफरेंस का एग्जांपल सेल रेफरेंस यूज करेंगे, तो मिक्स्ड वाला। एक कोई रिलेटिव जिसमें दोनों वेरी करना है तो रिलेटिव का यूज करेंगे, मतलब उल्टा सीधा करके घुमा फिरा करके, कभी इधर लेफ्ट का राइट में करके पूछेगा, कभी राइट का लेफ्ट के लिए पूछेगा, ऐसा। और फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होगा, कहीं कहीं प्लस भी लिखा होता है, तो F4 log the cell reference, log the cell reference.